गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। और यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में, वायु की जगह आपको यहाँ पे वायुमंडल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो निम्नलिखित में से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऐसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से वायु अथवा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन वायु या फिर वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सभी स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से कर रहे हैं, तो अरिहंत की बुक में 80% दिया गया है, लेकिन सही आपका 78% होगा, ध्यान रखिएगा। अब दोनों तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक में 80% दिया है और सही होगा आपका 78%। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों तरीके से लर्न कर लीजिएगा, जैसे आपके ऑप्शन दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार कराया हुआ है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंजर लिखा है, स्ट्रेंजर की जगह आपको अजनबी भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गैस को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। देखिए अजनबी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर बोलते हैं। और देखिए इसी इंग्लिश को यहाँ पे हिंदी करके स्ट्रेंजर लिख दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अजनबी भी लिखा हुआ मिल सकता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करीब 6 से 7 बार सॉल्व कराया हुआ है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जिनॉन। और जिनॉन को हम XE से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XE से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 54। परमाणु क्रमांक इसका 54 होता है। और देखिए जो जिनॉन है ये एक अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस को हम इंग्लिश में इनर्ट गैस बोलते हैं। और इसके अलावा हम अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं
और नोबल गैस भी बोलते हैं और उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़ीनॉन को स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस के नाम से क्यों जानते हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो ज़ीनॉन नाम है ये ग्रीक भाषा के जेनोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ अजनबी होता है। जो ज़ीनॉन गैस को ये नाम दिया गया है ज़ीनॉन, ये ज़ीनॉन नाम ग्रीक भाषा के जेनोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अजनबी यानी स्ट्रेंज। इसीलिए यहाँ पे इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है पैटिसन एंजाइम, ऑप्शन बी डाइस्टेज एंजाइम, ऑप्शन सी जाइमेज एंजाइम और ऑप्शन डी दिया है इन्वर्टेज एंजाइम। क्वेश्चन क्या है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डाइस्टेज एंजाइम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले आपको कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इससे पहले करीब 4 से 5 बार कराया हुआ है। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले भी कई बार बताया कि मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आप लोगों को सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर फोर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी 13.7 किलो कैलोरी, यानी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है, 13.7 किलो कैलोरी, 13.7 किलो कैलोरी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझना नहीं है, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन लर्न करना होगा यानी याद करना होगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से शक्ति और ऊर्जा दोनों किस प्रकार की राशियां हैं। ऑप्शन ए दिया है सदिश राशियां, ऑप्शन बी अदिश राशियां, ऑप्शन सी एक समान राशियां या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है। अगर एक बार आप उस ट्रिक वाली वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको सदिश और अदिश राशियों को याद करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार में ही आपको सभी राशियां याद हो जाएंगी और कभी आप यहाँ पे आपको डाउट नहीं होगा कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस ट्रिक वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सदिश और अदिश राशियों को याद करने वाली ट्रिक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अदिश राशियां। यानी निम्नलिखित में से शक्ति और ऊर्जा दोनों किस प्रकार की राशियां हैं, तो दोनों ही अदिश राशियां हैं। अदिश राशियों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से दाब का SI मात्रक क्या होता है। यानी आपसे यहाँ पे प्रेशर की SI यूनिट पूछी जा रही है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, ये जो आपका टॉपिक है भौतिक राशियां और उनके मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में
जरूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दी है। मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यानी भौतिक राशियाँ हैं और उनके मात्रक है, इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है। एक एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, केवल आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेम वही क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने करवाए हुए थे। तो पढ़ लीजिएगा ये वाला टॉपिक, भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, केवल आपको पढ़ना है। और बीच बीच में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। कई बार टेस्ट में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करवाया हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पास्कल। यानी निम्नलिखित में से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल को हम शॉर्ट में पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को पढ़ लेने हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और एक अलग वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या होता है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आ सकता है, और सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं 2021 में जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों के एग्जाम हुए थे और हर एक शिफ्ट में आप लोगों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता था। जैसे मान लीजिए पहले शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन कुछ और होते थे, सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन कुछ और होते थे, और थर्ड शिफ्ट में कुछ और होते थे। और ऐसे 3 दिनों तक लगातार आप लोगों का एग्जाम हुआ था ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स का। तो हर एक दिन आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप लोगों के आए हुए थे अलग अलग शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन आपका किसी भी शिफ्ट में पूछा हुआ हो सकता है लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। देखिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला आप लोगों को जरूर पता होगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये आप सब लोगों को पता होगा, कई बार मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। देखिए बल को इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स, और फोर्स को हम शॉर्ट में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास बोलते हैं, द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, और यहाँ पे त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, और त्वरण को हम शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो मैं यहाँ पे किलोग्राम लिख देता हूं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे किग्रा लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। गुणे में फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए त्वरण है, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है। बस अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आगे हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? किलोग्राम तो आपका ऐसे ही रहेगा, किलोग्राम ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इनटू में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर, क्योंकि इनटू में है तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रति, फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सेकेंड। क्या लिख देंगे? सेकेंड। और फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर आपका लग जाएगा। तो देखिए हमने मात्रक निकाल लिया। मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक हमें क्या मिल गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे दिया है? ये दिया है, देखिए ऑप्शन बी में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लास्ट ईयर कई बार कराया हुआ था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और एक क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है। क्या पूछा जाएगा? बल का SI मात्रक। तो अगर SI मात्रक पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और आपसे ये पूछा जाएगा कि बल का CGS मात्रक क्या होता है। CGS यूनिट क्या होती है फोर्स की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बल का CGS मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मूल मात्रकों के पदों में तो मैंने आपको बताया ही, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तीनों क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका न्यूमेरिकल है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया हुआ था। क्वेश्चन है कि एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है जो 6 सेकंड के पश्चात जमीन से टकराती है। बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के करीब मैंने आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चंस पहले ही लास्ट ईयर सॉल्व कराए हुए थे, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है। तो देखिए जब ईंट को बिल्डिंग की छत से यहाँ पे गिराया जाएगा तो जो ईंट गिरेगी यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री फॉल होगा, यानी जो ईंट है वो मुक्त रूप से नीचे गिरेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो प्रारंभिक वेग होगा ईंट का, यानी इनिशियल वेलोसिटी u का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है तो यहाँ पे फ्री फॉल होगा, मुक्त रूप से नीचे गिरेगी। तो ईंट का प्रारंभिक वेग u यानी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखा है जो 6 सेकंड के पश्चात जमीन से टकराती है, यानी समय t की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 6 सेकंड दी गई है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब एक खास बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको g की वैल्यू यानी स्मॉल g की वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं गई है, तो स्मॉल g की वैल्यू क्या करेंगे? हम अपने तरफ से रखेंगे। और स्मॉल g की वैल्यू को हम रखेंगे क्या? यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 9.8 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो देखिए 2 वैल्यूज ली जाती हैं स्मॉल जी की, एक तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू को लेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस क्वेश्चन में जी का मान आपको नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ हो गया था। तो देखिए यहाँ पे जी की वैल्यू को हम क्या लेंगे? यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्डिंग की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हम यूज करेंगे H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया, इसकी वजह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए प्लस इसलिए लगाया है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो G का मान हम ऋणात्मक लेते हैं, और जब वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है या फिर नीचे की ओर आती है तो हम G का मान क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो ईंट है, ईंट को बिल्डिंग की छत से नीचे गिराया जा रहा है, यानी ईंट क्या हो रही है? नीचे आ रही है, इसीलिए जी का मान प्लस में लेंगे। यानी कहने का मतलब कि इस फॉर्मूले में यूटी के बाद प्लस लगेगा। देखिए एक फॉर्मूला आपका सेम ऐसे और होता है, H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। तो देखिए फॉर्मूले में माइनस तब लगता जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती, लेकिन यहाँ पे वस्तु तो नीचे की ओर आ रही है क्योंकि एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जा रहा है। जब छत से ईंट ऐसे नीचे गिरेगी तो ये तो नीचे की ओर गिरेगी ना, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, ध्यान रखिएगा। आई होप ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पे u की वैल्यू हमारे पास 0 है तो u की जगह 0 को रखेंगे। t की वैल्यू हमारे पास 6 सेकंड है, ut है तो यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे 0 × 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस
हाफ तो आपका ऐसे ही रहेगा। जी की वैल्यू को हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, तो जी की जगह हम क्या रखेंगे, 10 को रखेंगे। और टी स्क्वायर है तो टी की वैल्यू हमारे पास 6 है और 6 का स्क्वायर हमें करना होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 36 लिख देता हूँ, क्योंकि टी स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप को मैं यहाँ पे इधर सॉल्व कर देता हूँ, नीचे जगह है नहीं। 0 की मल्टीप्लाई 6 में करवाएंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए हाफ और इंटू 10 है इंटू 36, तो ये देखिए 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो बचा क्या, 1 इंटू 5 इंटू 36, 1 की मल्टीप्लाई 5 में 5 ही मिलेगा। अब 5 की मल्टीप्लाई आपको 36 में करवा देनी है। जब 5 की मल्टीप्लाई आप 36 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 180, और 0 प्लस 180 करेंगे तो h की वैल्यू आपको मिलेगी 180, और किस में, मीटर में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्डिंग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 180 मीटर। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 180 मीटर कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल बात आपकी ये है कि यहाँ पे आपको स्मॉल जी का मान ही नहीं दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना होगा। अगर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख के करेंगे ना तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जहां पे आपको जी का मान ना दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, एक बार 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रख के चेक कीजिएगा, एक बार 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रख के चेक कीजिएगा। जिस वैल्यू से रखने पर आपका आंसर आ जाता है उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखने से हमारा आंसर आया 180 मीटर। सो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ था। वो क्वेश्चन आप लोगों का 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के करीब 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे, कहा था एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए ये आपका टोटली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बात आपको नहीं बताई गई है, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान, या फिर आप बोल सकते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। पानी या फिर जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1 कैलोरी। क्या होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान या पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें S की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं अभी यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू नहीं दी गई थी, ये आपको अपनी तरफ से रखना होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखिए M से मतलब द्रव्यमान, तो पानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2000 ग्राम पानी, तो यानी यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, M की वैल्यू हमें यहाँ पे 2000 दी गई है, तो M की जगह क्या रखेंगे, 2000 को रखेंगे। S यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ये आपको अपनी तरफ से रखना है। इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस में से हम लेस कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो जब 50 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे डेल्टा टी की वैल्यू निकलेगी। तो डेल्टा टी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 50, और इसमें से हम क्या करेंगे 10 को लेस कर देंगे, यानी 50 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस को लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2000 की मल्टीप्लाई 1 में, तो हमें 2000 ही मिलेगा।
इंटू 50 में से 10 को लेस करेंगे 40। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2000 की मल्टीप्लाई 40 में होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर में मिलेगा 80,000। क्या मिलेगा, 80,000 कैलोरी। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से ट्यूबलाइट में भरा होता है। ऑप्शन ए दिया है Hg प्लस AR। Hg से मतलब पारा और AR से मतलब ऑर्गन। ऑप्शन बी दिया है Hg प्लस Na, यानी Hg से मतलब पारा और Na से मतलब सोडियम। देखिए पारा को Hg से और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी है Hg प्लस W, तो Hg से मतलब पारा और टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है W प्लस He, यानी W से मतलब टंगस्टन और He से मतलब हीलियम। सो क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी Hg प्लस AR, यानी पारा और प्लस ऑर्गन। ये ट्यूबलाइट में भरा होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।